प्यारे बच्चों, क्लास 12th के लिए बाज़ार में गेस्ट पेपर आ चुका है और उसी गेस्ट पेपर से मैं आप लोगों को विभिन्न विषयों के मॉडल क्वेश्चन बता रहा हूँ। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, ये सारे के मैंने वीडियो बताए हैं। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पॉलिटिकल साइंस का हम लोग मॉडल सेट 1, 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस मॉडल सेट 3 के प्रश्नों को देखेंगे। परीक्षा का पैटर्न कैसा रहेगा ये आप लोग को पता है। 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव है और बाकी 40 नंबर का सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। तो हम लोग पहले 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका पॉलिटिकल साइंस के लिए, भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरा नाम है इनका। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1956 को। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? 1962 को। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? राजीव गांधी। भारत के कुल कितने राज्य हैं? तो हम लोग सभी जानते हैं 28 था, जो बढ़कर अब 29 हो गया है। जय जवान जय किसान किसका नारा था? तो लाल बहादुर शास्त्री का। किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो अयूब खान ने। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो बहुदलीय। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो बेलग्रेड में। 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? तो जॉर्ज फर्नांडिस। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? मानवाधिकार से। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 1971 में। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार पटेल। भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? 35 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945। इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो इनमें से कोई नहीं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 1956 से 1961। निम्नलिखित में से कौन एक परंपराविद नहीं है? तो सुनीता नारायण है, मेधा पटनायक भी है, आर.के. चौधरी भी है, अरविंद केजरीवाल नहीं है। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? तो वीपी सिंह ने। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण ने। चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? तो सुंदरलाल बहुगुणा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 352। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? तो स्विट्जरलैंड। भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1951 को। बिहार की पहली महिला कौन थी जो मुख्यमंत्री बनी थी? तो वो है राबड़ी देवी। 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को। बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? अमेरिका के। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1952 में। क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है क्या? अलगाववाद। भारत में वित्तीय वर्ष होता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च का समय। वार्सा संधि किस देश का सैनिक गुट था? तो सोवियत संघ का। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष। दक्षिण सार्स की स्थापना कब हुई थी? तो 1986 में। शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? 1972 में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। और लास्ट क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था? तो भारत और चीन के बीच। अब आपका सब्जेक्टिव में आपका लघु उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वार्सा संधि की स्थापना का मुख्य कारण क्या था? तो नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना। दूसरा है, राज्य पुनर्गठन के आधार पर भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? तो 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश। बजट का क्या अर्थ है? तो सरकारी आय व्यय का वार्षिक विवरण बजट कहलाता है। अगला है, शीत युद्ध काल की अवधि कौन सी रही है? तो सन 1945 से सन 1990 तक का काल। मिसाइल गोर्बचेव ने आर्थिक व राजनैतिक सुधार के लिए किन किन नीतियों को अपनाया था? तो पुनर्रचना मतलब
पेरेस्त्रोइका व खुलेपन की नीति को अपनाया था। प्रांतीय दल किसे कहते हैं? तो वे दल जिनका संगठन एवं प्रभाव क्षेत्र प्रायः केवल एक राज्य या प्रदेश तक सीमित होता है। दक्षिणपंथी विचारधारा क्या थी? तो दक्षिणपंथी विचारधारा खुली प्रतिस्पर्धा एवं बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था को प्रेरित करने वाली विचारधारा थी। लघु उत्तरीय प्रश्न है 8वां क्वेश्चन, दक्षेस की प्रमुख सीमाओं को स्पष्ट कीजिए। तो पहला है, दक्षिण एशिया के देशों के बीच आपसी विवाद तथा समस्याओं ने विशेष स्थान लिया हुआ था। कुछ देशों का मानना था कि सपाटा का सहारा लेकर भारत उनके बाजार में सेंध मारना चाहता है और उनके समाज और राजनीति को प्रभावित करना चाहता है। दक्षेस में शामिल देशों की समस्याओं के कारण चीन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिणी एशिया की राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सन 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की नई सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। इन सिफारिशों के अंतर्गत प्रावधान किया। दल बदल की नीति का भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो पहला है, कांग्रेस को इससे बड़ा नुकसान हो गया था क्योंकि हरियाणा, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकारें अस्तित्व में आई। दूसरा है, 1967 के चुनाव में आया राम गया राम की दलगत मनोवृत्ति के कारण कांग्रेसी सरकार सत्ता में आई, परंतु बहुमत से नहीं। कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। दल के प्रति निष्ठा की कमी इंदिरा की चेष्टाओं में भी देखी गई। उन्होंने व्हिप का उल्लंघन करके एवं दल के साथ विश्वासघात करके नीलम संजीव रेड्डी के स्थान पर वी गिरी को राष्ट्रपति पद दिलवा दिया। दल के प्रति विश्वासघात ने सन 1975 का आपातकाल लाने तक अमर्यादित उछाल लिया। फिर है, गोर्बाचेव द्वारा सोवियत संघ में सुधार के कारण बताए। तो गोर्बाचेव निम्नलिखित कारणों से सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए। पहला है, सोवियत संघ में धीरे धीरे नौकरशाही का प्रभाव बढ़ता चला गया तथा संपूर्ण व्यवस्था नौकरशाही के शिकंजे में फंसती चली गई। दूसरा है, सोवियत प्रणाली के सत्तावादी हो जाने के कारण लोगों का जीवन कठिन होता चला गया। तीसरा है, सोवियत संघ में लोकतंत्र एवं विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं पाई जाती थी, जिसमें सुधार की अति आवश्यकता थी। चौथा है, सोवियत संघ के अधिकांश संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता थी। 11 है, अप्रवासी तथा शरणार्थी में अंतर बताए। तो अप्रवासी, तो जो व्यक्ति अपनी मर्जी या इच्छा से स्वदेश छोड़ते हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अप्रवासी कहा जाता है। ऐसे लोग आकर्षक सुविधाओं के कारण अपना स्थान छोड़ते हैं। शरणार्थी, वे व्यक्ति जो युद्ध, प्राकृतिक आपदा या राजनीतिक उत्पीड़न अथवा किसी अन्य संघर्ष के कारण स्वदेश या अपना निवास क्षेत्र छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, उन्हें शरणार्थी कहा जाता है। ऐसे लोग पड़ोसी देश राज्य में जाकर शरण लेते हैं। 12वां है, बुनियादी रूप से किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में सुरक्षा के कितने विकल्प होते हैं, संक्षेप में बताएं। तो पहला है, आत्मसमर्पण करना एवं दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध किए मान लेना। दूसरा है, युद्ध से होने वाले विनाश को इस हद तक बढ़ाने का संकेत देना कि दूसरा पक्ष सहम कर हमला करने से रुक जाए। तीसरा, यदि युद्ध हो भी जाए तो अपनी रक्षा करना या हमलावर को पराजित कर देना। 13 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र पार्टी की आर्थिक नीतियों को स्पष्ट कीजिए। तो पहला है, स्वतंत्र पार्टी अगस्त 1959 में अस्तित्व में आई थी। यह पार्टी अर्थव्यवस्था में सरकार के हस्तक्षेप को बहुत सीमित रखना चाहती थी। स्वतंत्र पार्टी अर्थव्यवस्था के अंदर सार्वजनिक क्षेत्र की उपस्थिति की विरोधी थी। स्वतंत्र पार्टी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हित को ध्यान में रखकर किए जाने वाले कराधान के विरुद्ध थी। इस पार्टी से निजी क्षेत्र को खुली छूट देने का समर्थन किया। यह पार्टी कृषि में जमीन की हदबंदी, सहकारी खेती तथा खाद्यान्न के व्यापार पर सरकारी नियंत्रण के खिलाफ थी। अगला है, हरित क्रांति के किन्हीं 4 लाभों का मूल्यांकन कीजिए। तो पहला, हरित क्रांति से खेतिहर पैदावार में सामान्य किस्म की वृद्धि हुई। देश में खाद्यान्न की उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई। हरित क्रांति के कारण कृषि में मंझोले दर्जे के किसानों यानी मध्यम श्रेणी के भूस्वामियों वाले किसानों का उभार हुआ और कहीं भी किसी भी फसल को विकसित करने में सक्षम होने की क्षमता पैदा हुई। अब आपका है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दक्षेस क्या है? दक्षिण एशिया की शांति व सहयोग में इसका क्या योगदान है? तो ये लंबा थोड़ा सा आंसर है, दीर्घ उत्तरीय है, तो इसको आप लोग धीरे धीरे देख लीजिए। और ये सारे नोट्स आपको आपके अपने वेबसाइट जाकर क्रोम में लिखना है DRGP82 और सर्च कर देना है। वहाँ फिर आपको दीपक कुमार लिखा मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, आप नोट्स तक पहुँच जाइएगा। तो इसको हम धीरे धीरे बढ़ा देते हैं। इसको आप लोग देख के याद कर लीजिए कॉपी में।
16 नंबर क्वेश्चन है जन आंदोलन, जन से आप क्या समझते हैं, जन आंदोलन के मुख्य कारणों का वर्णन करें। तो जन आंदोलन का यहाँ बारे में बताया गया है और जन आंदोलन के मुख्य कारण क्या हैं वो निम्नलिखित हैं जो आप कॉपी में उतार सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है बहुदलीय प्रणाली के लाभों को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पॉइंट बाय पॉइंट मैंने लाभ को बता दिया है जिससे आपका नंबर अच्छा आएगा, क्योंकि पॉइंट बाय पॉइंट लिखने से नंबर अच्छा मिलता है और स्टेप मार्किंग होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है किसी राज्य के मुख्यमंत्री के अधिकार एवं कार्यों की व्याख्या करें। तो इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। मैंने कोशिश किया है कि शॉर्ट में आपको आंसर बताए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। लास्ट क्वेश्चन है लोकसभा के गठन और कार्यों का वर्णन करें। तो आप लोग इसको देख लीजिए, धीरे धीरे करके बढ़ा दे रहे हैं। बहुत छोटा छोटा आंसर दिए हैं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से आप लोग याद कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले आज्ञा दीजिए, बाय बाय।